रिश्तों का डिफिनेशन क्या है आपके लिए? जानवर का भी रिश्ता होता है, इंसान का भी रिश्ता होता है। इंसान अल्लाह ताला ने एक अशरफ मखलूक बनाया है, और फिर उसके बाद जब अशरफुल मखलूक है तो उसकी जिम्मेदारियां भी फिर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इश्क कितने टाइप्स का है आपके हिसाब से? इश्क की बात करते तो फिर आप अपना टाइम, ये वो वैल्यू आप नहीं देखते, फिर आप अपना एक ब्रांड आप देखते हैं कि जी मेरा नाम अनवर है। अनवर साहब का इश्क क्या है? मैं जब स्कूल में, अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट में था, तो उस वक्त एक सरकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में मैं काम करता था। वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके साथ भी अभी भी मेरा उनके साथ रहा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब ने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दिया है। फिर मैं छुप रहा होता हूँ कि नहीं जी बस चुप कर जाओ। कारमा भी एक चीज़ है कि जिस तरह टिट फॉर टैट का है। सर मैंने 2 नाम लेने, आपने ये या ये सेलेक्ट करना है, एक उसमें से। अपने आप को 3 अल्फाज में डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। ये एक्टिंग और पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। वेलकम टू तलाशीश विद खेड़ी। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और यहाँ पे आए। थैंक यू सर। सर ये मुझे बताए, अनवर साहब के बारे में तो काफ़ी हमने सुना है, पिछले कोई 7 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जिससे भी सुने बहुत अच्छे अल्फाज में सुना है, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि अनवर साहब खुद कौन है? थैंक यू सो मच नेमत साहब, आपने पहले तो मुझे मौका दिया, और हमारी इंटरेक्शन थोड़ी बहुत तो होती रहती है, लेकिन कभी पर्सनली हमने गपशप नहीं बनाई, और इस प्रोग्राम के तहत हम आपस में बात कर सकेंगे। मैं इस वक्त एक जर्मनी का अदारा है फ्रेडरिक नोमन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम, उसमें हेड ऑफ प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा हूँ। इस अदारे में 92 से मैं काम कर रहा हूँ, 29 साल तक मैंने इस वक्त 29 साल 29 ईयर्स हो गए इसमें। इससे पहले मैंने कोई 10 साल गवर्नमेंट की जॉब की। ओके। उससे पहले फिर एक हैचरी में एज ए वर्कर मैंने काम किया। ओके। मैट्रिक करके, यानी कि एक जिस तरह अभी भी हमारे देहातों में होता है कि जी मैट्रिक करके नौकरी की तलाश है, माँ बाप, बच्चा अभी छोटा होता है, बस बड़ा हो गया तो हमारे गम दूर हो जाएंगे। तो वो एक प्रोसेस था कि मैट्रिक करके मैंने नौकरी स्टार्ट कर दी। 18-19 साल टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, ये वो करते करते एज ए एक स्कूल में मैं, इवन कि उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि गांव में भी हम मतलब जिस तरह अभी भी लोग कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, दिहाड़ियाँ कर रहे होते हैं, या ये कर छोटा मोटा गंदम काट ली, थ्रेशर पे काम कर लिया, अपनी भैंसें होती थी उनको चारा काट के लाना करना, तो वो एक प्रोसेस गांव में होता था। ओके। फिर एक हैचरी में 1 साल मैंने एज ए वर्कर काम किया। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, बुरा लगा कि यार ये मैं एक मैट्रिक पास, उस वक्त मैट्रिक बहुत बड़ी गांव में बल्ले चीज होती है। हाँ, 78 में मैंने मैट्रिक किया था, तो बड़ी बल्ले के दिन आपने मैट्रिक कर लिया, मुबारक हो जी। तो वो जाके फिर नौकरी मिली, तो मैंने कहा यार मैं तो मैट्रिक पास और ये काम करूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, अब नौकरी में छोड़ूंगा तो गांव में जाना, उन्होंने कहना जी ये तो काम चोर है जी। तो वो काम किया मैंने, साथ टाइपिंग, शॉर्ट हैंड वगैरह सीखता रहा। फिर एक स्कूल में मैं एज ए 1 साल वहाँ काम किया हैचरी में। फिर एक स्कूल चारूर सिंह हाई स्कूल कसोर डिस्ट्रिक्ट का है, वहाँ एज ए क्लर्क में 1 साल काम किया। फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में मैंने काम किया। उसके बाद एज ए स्टेनोग्राफर करते करते फिर असिस्टेंट प्रोग्रामर में लग गया गवर्नमेंट में। ओके। 92 तक फिर मैं उस वक्त तक 70 स्किल तक मैं था। तो 92 में मैं साथ एक पार्ट टाइम जॉब इस्लामाबाद में आया। उससे पहले मैं लाहौर में था। 89 में मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पहले तो ये हुआ कि भाई अब 2-3 दिन मैंने देखा इस्लामाबाद बड़ा खामोश था, तो तीसरे दिन मैंने सामान बांधा, मैंने कहा मैं वापस जाऊँ। वापस मैंने कहा जी कसूर में, मैंने कहा मैं लाहौर में दिहाड़ी कर लूँगा, रेडी भी लगाऊंगा। तो उस वक्त टोटल मेरी सैलरी यहाँ 2700-2800 मिलती थी, जो गवर्नमेंट में मिल रही थी। तो मैंने कहा मैं वहाँ लाहौर जाके तो डेली 100 रुपये भी कमाऊँगा ना, रेडी लगा लूँगा, 100 रुपये भी तो 3000 में कमा लूँगा। मैं यहाँ इस्लामाबाद नहीं रह सकता, क्योंकि हर बंदा खामोश, नीचे को सर किया हुआ, खामोशी से चुप करके जा रहा है, और कोई किसी से इस्लाम दुआ नहीं है, कोई वाकफ़कार भी है तो सर झुका के चुप करके चल रहा है कि जिस तरह जानता ही नहीं है। और मुझे ये लग रहा था, मेरी शादी अभी 1 साल 88 में शादी हुई थी, तो 1.5 साल बाद शादी के मैं यहाँ ट्रांसफर आ गया था। तो मैं भी एक फैमिली को छोड़ के, फैमिली भी घर परेशान होती है, और उस वक्त कोटरा दकेशन लाहौर यहाँ से काफ़ी कोई दूर था, मतलब 12 घंटे लगते थे यहाँ पहुँचने में भी, बसों पे या हम ट्रेन पे आते थे। तो उस वक्त ऐसे तक परदेश जा रहे हैं ना, घर वाले भी रो रहे होते थे कि बंदा परदेसी हो गया, महीने बाद घर जाना है। घर वाले भी कोई मसले मसाइल भी नहीं बताते थे, फैमिली में क्या हो रहा है, ये इशू है कि जब 2-3 दिन के लिए आया तो उसको क्या परेशान करना। तो उस वक्त मैंने कहा जी मैं तो नौकरी यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भागूंगा। तो मेरे जो साथ दोस्त थे उन्होंने बस पकड़ के मेरा सामान सुन बंधा कि नहीं तुम इधर बैठो, अभी तुम अपने इरेजरेबल लोगे, अभी ट्रांसपोर्ट ये डी है वो ले लो, तो फिर उसके बाद चले जाओ। तो मेरा ये था कि बस मैं वो
पैसे जैसे मुझे मिलेंगे मैं भाग जाऊंगा। वो करते करते सरकारी जो है ना वो एक प्रोसेस था, तो उसमें कुछ 6 महीने लग गए मुझे। अब 6 महीने के बाद मैं लाहौर सुबह सुबह जा रहा था, तो वहाँ थोड़ा सा धुआं रेलवे स्टेशन के पास, मैंने कहा यार यहाँ तो पोल्यूशन है, इस्लामाबाद साफ है। तो वो बस आस्ता आस्ता फिर इस्लामाबाद दिल लग गया। तो अब 89 से मैं फिर 92 में फिर मुझे अपॉर्चुनिटी, फिर मैं एक और पार्ट टाइम जॉब भी साफ करता रहा 3 बजे के बाद को 3-3.5 साल किया। वहाँ से फिर मुझे एक मौका मिला एक जर्मन अदारे में ज्वाइन करने का। तो 92 से मैं इस अदारे में हूँ। 92 से इधर हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छा एक डिसीजन था गवर्नमेंट को गुड बाय कह के और यहाँ आना। फिर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली, एक्सपोजर मिला, लोगों के साथ मिलना, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ फिर लाइफ में आ गई। और यहाँ रह के फिर काफ़ी कुछ सीखा। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ गए, इस्लामाबाद में अपना अल्लाह का शुक्र है घर बना लिया। तो बच्चे अब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़े साथ साथ। लेकिन ये किया कि मेरी बेगम जो है वो भी साथ साथ, वो टीचर थी, वो भी पहले जॉब वहाँ करती रही। वो भी पूरी अपनी 24-25 साल पूरी करके पेंशन बेनिफिट उन्होंने लिए। उसमें ये हुआ कि सेविंग्स हमने बच्चे फैमिली, क्योंकि वहाँ कोटा एजुकेशन में थी। 2003 में हमने फिर यहाँ शिफ्ट किया फैमिली को। तो 89 से 2003 तक मैं हर वीकेंड पे, पहले तो महीने बाद जो गवर्नमेंट का था, 92 ऑनवर्ड्स जो है वो कोई 11 साल में हर हफ्ते रात को इधर से जो बस जुमे की रात को बस पे बैठता था स्काईवेज पे। तो सुबह जो पहली वैगन कोटा एजुकेशन से लाहौर से कोटा एजुकेशन होती थी, उसमें मैं सुबह 7 बजे पहुंच जाता था। और रात को फिर संडे की रात को वहाँ से फिर मूसा पाक आखिरी ट्रेन होती थी लाहौर आने पे, वहाँ से फिर 4-5 बजे इधर आके 2 घंटे सो के फिर वापस चला जाता। तो ये मेरी 11 साल तक की रूटीन। सर इसमें अपनी एक चीज़ बताइए, फैमिली रिश्तों का डिफिनेशन क्या है आपके लिए? रिश्ते आपके कई टाइप के आपके रिश्ते हैं। फैमिली का आपका है, अपनी बेगम के साथ रिश्ता है, बच्चों के साथ रिश्ता है, आपके कुलीस के साथ रिश्ता है, आपका अपने काम के साथ रिश्ता है। तो वो अब रिश्ते तो आपके सारे हैं। रिश्तेदार जिस तरह हम कहते हैं कि रिश्तेदार हैं, वो भी आपके रिश्तेदार हैं। लेकिन उसका रिश्ते निभाना, जिस तरह कहते हैं ना, जो बंदा रिश्ते निभा नहीं सकता, ये तो रिश्ते निभाने वाला है, वो एक बड़ा एक होता है कि जी ये लोग रिश्ते निभाने वाले, तो वो एक वैल्यू, एक हमारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है। लेकिन रिश्तों का अब किस टर्म पे आप बात करेंगे? फैमिली के साथ रिश्ते हैं, काम के साथ रिश्ता है, तो ये सारा हर एक के रिश्ते को आपने ड्यू रिगार्ड देना है और उसको फिर सही जो है वो बक्के निभाने वाली बात कर रही है। इसमें एक और चीज़, एक और रिश्ता आता है, जानवर का भी रिश्ता होता है, इंसान का भी रिश्ता होता है। जानवर के रिश्ते में और इंसान के रिश्ते में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, उसके लिए कुछ बंदोबस्त करते हैं, घोंसला बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, खुराक का बंदोबस्त करते हैं, इंसान भी करते हैं। इस दोनों में क्या फ़र्क है, जानवर के रिश्तों में और इंसान के रिश्तों में? इंसान अल्लाह ताला ने एक अशरफ मखलूक बनाया है, और फिर उसके बाद जब अशरफुल मखलूक है तो उसकी जिम्मेदारियाँ भी फिर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर आपका सर्कल जो है वो बहुत बड़ा वसी हो जाता है। जानवर तो शायद अपने नज़दीक छोटे सर्कल में देखते होंगे, लेकिन हम जो है वो हमारा जो सर्कल होता है रिश्तों का वो बहुत बड़ा बढ़ जाता है। आपका आपकी फैमिली है, आपकी अपने जो पहली बात तो ये है कि अपनी मिसेज है, बच्चे हैं, उसके बाद पेरेंट्स हैं, आपका सर्कल जो है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जितने जितने आपके रिसोर्सेज होते हैं उस तरीके से आप अपने सर्कल को भी अब बढ़ा रहे होते हैं। सपोर्ट करना सिर्फ यही नहीं होता कि जी अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, अगर आप साथ देख रहे हैं कि जी उनके मिलना जुलना करना ये सारा उनके वो है। सेम आपके जॉब्स में भी होता है कि आप ज़रा थोड़ी सी अच्छी जगह पे आप कहीं लग गए तो आप दूसरों को किनारा कशी कर लें। अक्सर देहातों में हम कहते हैं यार ये जब से इसको ये अच्छी नौकरी मिली तो ये तो आँख ही नहीं मिलाता, या ये अपनी औकात से ज़्यादा निकल गया। तो वो उसका मतलब ये है कि वो अब रिश्ते वो डिसऑन कर रहा है उस रिश्तों को कि ये बंदा जो अब हमारे साथ इसका ताल्लुक नहीं, मैं तो जनाब एक अलग क्लास से हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, बेसिकली हमें वो अपनी जो माजी है उसको याद करना और उन लोगों का जिन्होंने आप लोगों के ऊपर एहसान किए हैं उनको याद रखना, मेरे ख्याल ये सबसे बड़ी हमारी एक बीइंग ह्यूमन बीइंग हमारा ये है कि हम उनको भूलें नहीं, जिन्होंने आपके ऊपर एहसान किया हुआ है, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हुआ है। मुश्किल वक्त हर एक के आता है, हर एक का लेवल जो है वो मुश्किल का, कभी मैं किसी के काम आऊँगा, कभी मेरे को काम आएगा। लेकिन रिश्ते जो है ये सिर्फ ये नहीं कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। हर मुकाम पे होता है कि मैं गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक होता है। हाँ। लेकिन शायद कई जो मुझे गिव दे रहे हैं मुझे, उनको मैं शायद पे बैक नहीं कर सकता, लेकिन उसके मुताबिक किसी और को मैं पे बैक कर रहा होता हूँ। किसी मेरी अपनी कैपेसिटी होगी, मैं किसी को 10 रुपये दे सकता हूँ,
कोई और मुझे जो वो 50 रुपए दे सकता है, तो हर एक का वो कैपेसिटी के मुताबिक है। लेकिन शुरू है एक सिलसिला शुरू है और उसमें सिलसिले को एक्नॉलेज करना और उन दोस्तों को जो आपके साथ रिश्ता निभा रहे हैं उनको भी एक्नॉलेज करना, ये एक बहुत बड़ी बात सर। एक और चीज़, जैसे कि आप जानते हैं हमारे शो का नाम है तलाशी इश्क। इश्क कितने टाइप्स का है आपके हिसाब से? इश्क एक तो मैंने पहले भी स्कूल ऑफ लीडरशिप के दास्तान इश्क का अटेंड किया, अभी जो इश्क की वो बात हो रही थी, तो अब सिर्फ इश्क ये नहीं है कि लड़का लड़की का आपस में इश्क हो गया। जिस तरह हमारे अभी भी कोई इश्क की कहानी लिखेंगे तो वो इश्क का मतलब ये है कि बस लड़का लड़की इन दोनों में इश्क हो गया और लेके भाग गया और वो इश्क मुकम्मल हो गया। वो इश्क नहीं है। इश्क है कि आपको अपने काम से इश्क हो, अपनी फैमिली के साथ इश्क हो, अपने बच्चों के साथ इश्क हो, अपने दोस्तों के साथ हो, मतलब इतनी आप क्लोज हो कि डू एंड डाई, आप कहें कि नहीं मैंने सर कुछ जो भी अब है इसके लिए मैंने ये करना ही करना है। मतलब उसमें कोई आपका नुकसान फायदा वो नहीं है। जाहिर है कि जब आपने अपने काम के लिए काम के साथ आपने करना है, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे अक्सर होता है कि जी बस जी काम जी नौकरी को आप बस जितना है बस उतना रखो जी, पैसे देते हैं ज़्यादा जानमारी मत करो। लेकिन जब आप इश्क की बात करते हैं तो फिर आप अपना टाइम ये वो वैल्यू आप नहीं देखते, फिर आप अपना एक ब्रांड आप देखते हैं कि जी मेरा नाम अनवर है, मैं ये काम करूँगा तो मैं वो काम करूँ, मैं इस तरीके से करूँ कि बाकी भी बाकियों से डिफरेंस हो। जो मैं अब काम कर रहा हूँ तो वो एक दूसरों से अलग हो, मेरा एक अपना ब्रांड हो। जो मैं कर रहा हूँ वो कोई शायद दूसरा ट्राई करे कम्पीट करने को, या मेरा एज ए एग्जाम्पल जो है वो काम करे। तो वो एक इश्क जो है वो मैं वो कहता हूँ वो इश्क की हद तक होता है सारा। अनवर साहब का इश्क क्या है? मेरा इश्क तो मेरी फैमिली, बेगम, ज़ाहिर के जो ऑफिशियल बात लेंगे इश्क यही है। अच्छा। तो लेकिन एक काम का एक है कि जी जिंदगी जो है वो बेहतर अपनी बनाई जाए, अपने बच्चों की लाइफ बेहतर बनाई जाए, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी इस स्टेज पे आगे लाया जाए कि जिस पे शायद आम रूटीन में वो चल रहे हैं तो वो ना चलें, उनको मजीद वो आगे किया जाए। तो ये सारा जो है इस तरीके से स्ट्रगल एक है कि अक्सर मैं अपने दोस्तों को जिनसे इंस्पायर होता हूँ मैं उनको देखता हूँ। कई दफ़ा मैं जल्दी सोता हूँ तो मैं क्या यार वो मेरे फलाना दोस्त तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी सी और मेहनत करूँ, वो मेहनत करूँ और फिर मेरी थोड़ी सी मेहनत से शायद कई लोगों का ज़्यादा अगर बेनिफिट हो जाता तो वो एक अच्छा लगता है कि जी ये उस तरीके से है सारा। तो वो मतलब एक है। और फिर ये चेंज हो रहा होता है, आपका रिकग्निशन आपको चाहिए होती है कि जी मेरा नाम अनवर है, 10 दोस्तों को पता लगे कि यार इसका नाम अनवर है। मैं जब स्कूल में अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट में था तो उस वक्त एक सरकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में मैं काम करता था, साथ एक चारूर सिंह हाई स्कूल है वहाँ एज ए क्लर्क था। तो वहाँ उन्होंने कोई सीनियरिटी लिस्ट एक बनानी थी हमारी पूरे टीचर जो पीटीसी टीचर्स होते थे, जूनियर टीचर्स, उनकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में सीनियरिटी लिस्ट बनानी थी तो टाइप करनी थी। तो वहाँ उर्दू में टाइप था, तो उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों के कलर्स बुलाए हुए थे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने। तो वो उन्होंने कहा जी ये मुझे आप 1 महीने में करके तो हमें चाहिए। तो वो सारे हेजिटेट कर रहे थे कि नहीं जी ये तो बहुत लंबा काम है, जो हमारे पास तो अपना स्कूल का काम इतना होता है, ये है वो है, एक्सक्यूज़ कर रहे थे। वो बाहर बैठे हुए कुड़ रहे थे, मैं साथ खड़ा सुन रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहते ये लिस्टें चाहिए। मैंने कहा यार जाके तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बताओ कि मैं कर दूँगा। वो कहते हैं, मैंने कहा हाँ। जाके उन्होंने बताया कि जिस तरह चारूर से एक बाबू हैं जो अनवर साहब जो हैं वो कहते हैं मैं कर दूँ। उन्होंने कहा बुलाओ जी। मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा जी ये 1 महीने में हमें लिस्टें चाहिए। मैंने कहा जी मैं तो 15 दिन में कर दूंगा। कहता है नहीं जी ये बहुत लंबा काम है, 15 दिन में नहीं हो सकता। तो मैंने कहा जी मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा। वो कहता है यार ये बंदे ने करना कराना नहीं है तो उसको ये वैसे टरखा रहा है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ट्राई कर लो। अब मेरी सिर्फ उस वक्त ये थी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में जब हम जाते थे तो हमें जो वहाँ कुर्सी पे बैठे नहीं देते थे, इवन कि हम क्लर्क होते थे, बाकी वहाँ के क्लर्क जो है वो कुर्सी पे बैठे नहीं देते थे, कहने भी बाहर बैठो जगह नहीं है। तो मेरा यह था कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को पता लगे कि इसका नाम अनवर है, और इससे बड़ी मेरी कोई नहीं थी कि मेरी रिकग्निशन उसको पता लगे, मैं फिर रहा हूँ तो उसको कि ये इसका नाम ये नजर आए कि ये अनवर साहब है, ये अनवर है, इसका ये अनवर है। बस इस चीज़ के लिए आपने सारा काम किया। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने 3 दिन और 3 रातें वो मुकम्मल करके कंटिन्यूसली मैं काम करता रहा। दिन को मैं वहाँ करता था, सारी रात में वहाँ एक दोस्त को बैठा दिया। मैंने कहा तुम बोलते चलो मैं टाइप करता चलूँगा। 3 दिन में मैंने मुकम्मल करके वो सारा काम जो 1 महीने में वो पहले कह रहे थे मैंने ला के उनके टेबल पर रख दिया। अब वो हक्का बक्का वो कहते हैं जी आपने किया है, ये किस जिन ने किया है, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब ने जवाब दे दिया था। उन्होंने फ़ौरन मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र करके स्कूल से अपने ऑफिस में ले लिया। वो उन्होंने पहले कहा कि जी आपको कोई ऑनरेरियम पे करेंगे,
तो 3-4 हफ्ते के बाद हमारे वो जो मेरे हेड मास्टर थे वो गए, कहते जी वो DO साहब कह रहे थे को एनरियम देना है। उनका नहीं, इसको कोई एनरियम नहीं दे रहे, इसको तो हम अपने ऑफिस में मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो वो एक उन्होंने मुझे फॉर्म ट्रांसफ़र किया वहाँ और वो शिफ्ट किया, जिसके लिए लोग ख्वाहिशात होती हैं कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, उन्होंने कहा जी इस तरह के बंदे हमें चाहिए। तो वो मतलब मैं अभी तक वो एक स्टेप था जो एक लाइफ में एक पैशन था, एक जिस तरीके से चलना करना है, तो उस तरीके से आप ये एक काम के साथ इश्क है और फिर काम पे बैक करता है। ये कभी नहीं कहें कि जी मैंने ये काम करना है बस जी हो गया, वो ऐसा नहीं है। वो आपको स्किल सीख रहे हैं, आपको कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आपको आगे वो आप एक्सपर्टीज आपकी वो बन रही है। इसमें आपने एक रिश्तों की बात की है और आपने फैमिली की बात की है, वाइफ की बात की है। ये फैमिली जब बनते हैं, जब रिश्ते बनते हैं और मजबूत बनते हैं, उसमें बर्दाश्त की कितनी अहमियत है? हमारी प्रॉब्लम आजकल सबसे बड़ी ये है कि बस हम थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ना खोड़ना। मैं भी जब मेरे गुस्सा आता तो मेरी बेगम जो है ना वो थोड़ी सी पीछे हट जाती है। तो जब बेगम चढ़ाई कर रही होती तो फिर मैं चुप रहा होता हूँ कि नहीं जी बस चुप कर जाओ। मतलब उस पर ये होता है कि भाई टॉलरेंस, कभी उसकी सुनो कभी अपनी सुना लो। मतलब ये सीधी बात है। अगर दोनों बेक वक्त आप स्टैंड बाई हो जाएंगे तो फिर रिश्ते आपके नहीं चल सकते। बच्चों के साथ होता है, बच्चे भी सुन रहे होते हैं, आपकी बर्दाश्त होती है, बच्चे भी उसके बाद बच्चे भी कहते हैं अच्छा यार ये तो बहुत ही इतना क्रिटिसिज्म। बच्चे भी कई दफ़ा आपके सामने वो बोलते हैं कि अब ओपनली नहीं बोलेंगे लेकिन अंदर से वो कहेंगे यार ये तो खुद हमें इतना वो कर रहा है। तो वो फिर थोड़ा सा आपको बच्चों के बारे में भी थोड़ा सा टॉलरेंस इग्नोर करना कि कोई नहीं बच्चा ये हो गया, गलतियां हम भी कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे थे, बच्चों के साथ भी करना, फैमिली के साथ भी है, दोस्तों के साथ भी इस तरीके से है कि हर वक्त हम परफेक्ट नहीं है। हम बीइंग ह्यूमन बीइंग हमने गलती करनी ये फैक्ट है कि हम गलतियां करेंगे, आपस में भी जो काम करेंगे तो गलतियां भी करेंगे, घर में गलतियां करेंगे, लेकिन जाहिर है कि उनको टॉलरेंस के साथ उनको हम दरगुजर करेंगे तो फिर चीज़ें आपकी जो बननी शुरू हो जाती है। फिर पता लगता है कि नहीं थोड़े से ये रिश्ते इसी तरीके से निभाया जाता है तो बस टूट जाता है, सारा कुछ टूट जाएगा आपका। आपका एम्प्लॉयर जो आपके साथ बात कर रहा है कि नहीं जी ये ऐसा नहीं है, अरे जी नहीं मैंने तो ऐसे करना, तो वो कहेगा अच्छा जी ठीक है आप घर जाओ फिर जी नौकरी छोड़ो। पर इस सेक्टर में आखिरी सवाल जो बहुत ज़रूरी है, सारे सवाल ज़रूरी है लेकिन ये अगेन वही चीज़ है कि रिश्तों में सस्टेनेबल का फार्मूला क्या है आपका? मैं एक तो ये है कि दोस्तों के साथ आपका है या आपके रिलेशंस का है, आप उसको लॉन्ग टर्म आप चलाते हैं। मैं जिस ऑफिस में जहाँ अभी मैंने स्कूल का जिक्र किया, उस स्कूल में कोई 82 से आज से अब काफ़ी अरसा हो गया, 82 सब छोड़ा, 39 साल हो गया। हाँ जी, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके साथ भी अभी भी मेरा उनके साथ रहा है, दुआ सलाम, उनके साथ दुआ सलाम। कभी मौका मिलता है मैं वहाँ जाता नहीं हूँ, फ़ोन पे उनसे बात कर रहा हूँ क्या हाल है। उनके लिए अब अनवर जो इस्लामाबाद आ जाए ना, कोई भी अगर आम बंदा भी आ जाता है इस्लामाबाद तो वो कहते हैं या तो वहाँ मिनिस्टर रहते हैं तो या हाई लेवल के लोग रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, हम सारे वर्किंग क्लास हैं। तो वो फिर उनको फ़ोन करना, रब्ता उनसे रखना, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ भी मैं गवर्नमेंट में मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन दोस्तों को उनके साथ रिश्ता है, उनके साथ मिलना जुलना, उनके गम में आप शामिल होना लॉन्ग टर्म है। लोगों के साथ जो मेरे अपने जो सर्कल है, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में जिस छोटे शहर में भी हम चले जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई 2-4 दोस्त होते हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनके साथ फिर होता है कि कभी जिस तरह अभी कोरोना का भी पिछला अभी हुआ, हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत टाइम ही नहीं है कि बात करने का। तो मैं मोस्टली जो है वो काफ़ी वॉक वगैरह जब 2 घंटे के लिए वॉक कर रहा हूँ तो मैं ये शाम को डेली ये होता था कि आज किस को मैंने बात करनी है। कोई 3-4 दोस्त उनके साथ कोई कम से कम आधा पौना घंटे की, एक के साथ कॉल कर ली, फिर दूसरे के साथ कॉल कर ली, फिर तीसरे के साथ कर ले, क्या हाल है, किस कैसे चल रहा है, हो रहा है सारा। उन लोगों के साथ उससे पहले भी मतलब हेलो हाय तो हो रही होती, जो हमारे जो काफ़ी दोस्त हैं उनके साथ जी क्या है, काफ़ी ऐसा हो गया रिलेशंस उनके साथ बाइल्ड तभी रहते हैं जब हम साथ साथ मिलते जुलते रहें, तो साथ बात करते हैं, मिलते रहते हैं क्योंकि अब कम्युनिकेशन का दौर अलग हो गया। पहले हमारा होता था कि वो रिश्तेदार गाँव में होते थे, आ गए जी अपना कपड़ा एक सलवार कमीज एक या चादर बंधी हुई धोती वो एक आ गए तो अगले आके तो पता नहीं कितने दिन रहना। पहले ये होता था कि जब मिलने जुलने से रिश्ते बढ़ते हैं, लेकिन अब वो चेंज हो गया। फिर उसके बाद हम मिलने जुलने से हम नेक्स्ट लेवल हमारा फ़ोन पे हो गया, व्हाट्सअप हो गया, कम्युनिकेशन के सारे अब हम सिर्फ लाइक ही कर देते। कई दफ़ा होता है हाँ यार बंदा जिंदा है या बंदे ने रास्ता रखा हुआ है, तो वो कम्युनिकेशन का ये है कि जो उन लोगों के साथ हम
अच्छे बनाते रहें। अब एक प्रॉब्लम है, उनके साथ राब्ते भी, कम्युनिकेशन के बाकी चैनल्स भी होते हैं। जब मिलना भी अलग है, मिलना भी ये नहीं कि अब टोटली आप फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे आप डिपेंड हैं या फेसबुक पे एक लाइक कर लिया, लेकिन पॉसिबल है तो आप मिलें भी उनके साथ, पूछें क्या हाल है, फैमिली का गम में शेयर हो, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उनके साथ शेयर होते हैं, तो वो एक सस्टेनेबिलिटी आपके साथ चल रही होती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों को इज्जत दें। दूसरों को इज्जत देंगे तो वो आपको इज्जत देंगे। मैं काफ़ी हमारे मुख्तलिफ रिसेप्शंस या इस तरह के इवेंट्स जब हो रहे होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आपस में 100-150 के लगभग लोग हैं, तो हमारे एक जर्मन थे तो उन्होंने हमें सिखाया कि नहीं, आपने गेट तक खुदा हाफ़िज़ कहने आना है। आपके हमारे हुज़ूर पाक का प्रॉफिट का ये है कि जी एक मेहमान को दरवाजे तक छोड़ के आना, खुदा हाफ़िज़ छोड़ के आना। अब वो चीज़ें जो मैं जर्मन्स के साथ काम कर रहा हूँ तो हर एक से कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। अब उनको मैं जब भी कोई भी आता है वो उनको गेट तक हमने छोड़ना होता है। अब वो फिर जब रिसेप्शन वगैरह होती रश होता है, लेकिन फिर भी मैं होता कि नहीं 1 मिनट मैं उनको गाड़ी तक उनको छोड़ के आऊँगा, वो फिर वो नहीं भूलते, क्योंकि वो तो अकेला है, 100 लोग होंगे, लेकिन मैं जब उनको छोड़ने आऊँगा तो वो कहेंगे नहीं अनवर हमारी इंतहा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे एक पिछले दिनों दोस्त एक पंजाब में मिनिस्टर बने, तो वो उससे पहले जब MP बने तो यहाँ से भी आए, हमने केक काटा। उसके बाद फिर वो मिनिस्टर बने तो मैं पार्लियामेंट हाउस में मुख्तलिफ MNAs के साथ मीटिंग थी, मैं वहाँ गया तो वो मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि आप किधर हैं? मैं तो आपके ऑफिस में बैठा हूँ। मिनिस्टर का हल्फ उठाने के बाद वो इस्लामाबाद आ रहे थे, तो इस्लामाबाद आए जब तो पहले मेरे ऑफिस में आए, तो हमने फिर मैंने कहा जी ऑफिस वालों को मजाक करा, मैंने कहा जब गेट बंद कर दें हमारे जो दोस्त हैं जी जा ना सकें मिनिस्टर साहब, तो आती दफ़ा केक लेके आए, केक काटा, सेलिब्रेट किया। तो मैंने कहा जी आप क्या कौन सी बात है कि आप इस तरीके से आप आते? वो कहते हैं जी आप इज्जत बहुत करते हैं, हमारा दिल चाहता है, खुद ब खुद दिल चाहता है कि हम आपके पास आएँ, मतलब आप इज्जत करते हैं तो फिर दिल से एक हमारी इज्जत होती है। वही जो पहले जो इवन के वो मोहसिन लगारी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, अब बीइंग ए सेनेटर जो वो पहले सेनेटर थे, अब बीइंग ए सेनेटर मैंने एक दिन फ़ोन किया कि जी आप अनवर लगारी साहब क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं मैं सामान पैक कर रहा हूँ, बस अब कल जो है मैंने परसों मैंने चले जाना। तो मैंने कहा आपने जो हमारे जो फेयरवेल डिनर होगा या लंच होगा वो मेरे घर में होगा। लगारी साहब के मेरी मिस ने और ऑलरेडी पहले भी उनके साथ हम मेरे बच्चे और सारे मिलते रहते थे, लेकिन उनको घर में मैंने इन्वाइट किया, उनकी बीवी थी, बच्चे थे, तो शाम तक दोपहर को आए और शाम तक हमारे साथ वो रहे। वो मतलब एक इस तरीके से एक रिलेशंस आपके बाइल्ड हो जाते हैं, पर्सनल आपके रिलेशंस बाइल्ड हो जाते हैं, पर्सनली कि रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के। हालांकि दुनिया में लेना देना नहीं है कि मैंने कोई इलीगल काम नहीं करना या कोई उनसे मुफाद नहीं लेना, लेकिन आप एक रिस्पेक्ट है, इक्वल लेवल पे आप जब बात कर रहे हैं तो और भी इस तरीके से दोस्त अक्सर कि अनवर साहब काफ़ी मिलेगी, बिल्कुल जी कि मैं आ रहा हूँ, फिर आप काफ़ी रखें। तो वो एक खुशी हो रही होती है कि हमारे बड़े सीनियर साथी या सीनियर पॉलिटिशियंस वो खुद हमारे पास आ रहे होते हैं, तो वो एक इज़्ज़त का रिश्ता है, जो आप इज़्ज़त दे रहे होते हैं तो वो फिर कशिश होती है। और फिर जब आप भी उनको कॉल कर रहे हैं, आपको वो पहली कॉल पे फ़ोन उठाएंगे, नहीं उठा रहे तो कॉल बैक करेंगे आपको कि जी आप सॉरी मेरी कॉल मिस हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके रूटीन में आपके आ रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब ने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दिया है। आपने अगर सस्टेन रखना है एक रिश्ता तो किसी के साथ भी रखना है तो कम्युनिकेशन आजकल बहुत आसान हो गया। आप किसी की व्हाट्सएप पे जाए, आप किसी की फेसबुक पे, इवन अनवर साहब ने एक चीज़ मेंशन किया कि आप उनकी पोस्ट लाइक करें तो उनको पता चलेगा कि यार ये बंदा मुझे याद कर रहा है। तो ये चीज़ें करते रहे। दूसरी चीज़ अनवर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, रिस्पेक्ट। वो कहते हैं इज्जत हर बंदे को चाहिए, जब हर बंदे को इज्जत चाहिए तो इज्जत देना स्टार्ट कर दे। जिस दिन से आपने इज्जत देना स्टार्ट कर दे आपको ऑटोमेटिकली इज्जत मिल जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ इज्जत भी आपने दिल से करनी है, ये कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी। वो कारमा भी एक चीज है कि जिस तरह टिट फॉर टैट का है, आप दिल से इज्जत कर रहे हैं, दूसरा भी आपको दिल से इज्जत करे। दिल से इज्जत का पता चल भी जाता है, पता चल जाता है कितने दूसरे के साथ मुखलिस हैं आप, किस तरीके से आप कर रहे हैं। और फिर लोगों के गम में शेयर होना, प्रॉब्लम्स आप उनकी सुनना करना। आजकल ये भी होता है, हमारे मसाइल में होते हैं ना जी, सुनने वाला नहीं होता आपका, कोई दुखड़ा सुनने वाला नहीं, आप उनको सुने, हौसला दें, उनको पॉजिटिव आप उनको रिस्पॉन्स दें, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। कई दफ़ा मैं एक दफ़ा ये था कि मैं एक दफ़ा इवन के लाहौर में जब था तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप ये तो पोस्ट ही हमने ख़त्म कर दी थी, मुझे उन्होंने फ़ारिग कर दिया कि जी जॉब ख़त्म है। तो मैंने साथ एक प्राइवेटली तौर पे वो एक जॉब ढूंढ ली। तो एक दोस्त के पास गए तो मैं बड़ा परेशान था कि मैंने कहा यार मैं तो अब नौकरी से फ़ारिग हो गया हूँ अभी, तो अब क्या करे हो जाए। तो उन्होंने कहा जी आप क्या एक्सपर्टीज़ क्या है? मैंने कहा जी मैं टाइपिंग और शॉर्ट हैंड मेरी ये स्पीड है और इतनी ज़बरदस्त है। कहते हैं अनवर साहब परेशानी वाली बात को नहीं है, कहते हैं आपके पास ये स्किल है। आप चबुर्जी पे जाके लाहौर में रहता था, कहता है चबुर्जी पे पीछे शर्ट पे लिखा होगा टाइपिस्ट है,
आप 1 घंटा बैठेंगे, कोई ना कोई आपको पकड़ के लेके चला जाएगा, नहीं जी मुझे टाइपिस्ट की ज़रूरत है तो आ जाएं। तो मैंने कहा यार बात तो सही है इसकी। वो एक बंदे का जब बाहर निकले तो एक बड़ा हौसला हुआ कि यार ये तो वाकई है। तो वो मतलब कोई टाइपिस्ट बन के मैं वहाँ चौबोरजी पे बैठा नहीं हूँ, लेकिन आपको जो सपोर्ट मिल रही होती है ना कि जी फिक्र न करें ये हो जाएगा। सेम आपके अपने दोस्त होते हैं, जब क्राइसिस में होते हैं तो उनको सपोर्ट चाहिए होती है, आप उनको सपोर्ट दें कि जी मैं आपके साथ हूँ। फाइनेंशियल तौर पे भी चाहिए तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, पे बैक कर देते हैं लोग, नहीं भी होता तो आप उनको सपोर्ट करें कि जी ये है। और आपको अपनी खुशी हो रही होती है, अब जब किसी के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपको इनर फीलिंग आपके वो हो रही होती है सारी कि आप अंदर से भी खुश हो रहे हैं कि जी आपने ये करना है। मैंने एक स्कूल जो है हमने कोटा दरअसल में एक लर्निंग स्कूल के नाम से हमने एक बनाया हुआ है, आपसे सॉरी 2-3 मिनट और उसका नहीं सर आपको तो वो भी उसका भी हमारा यही था कि हम मेरे बच्चे अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों भी वो वहाँ पढ़ें, वो एक सदका जारिया था कि जी इस तरीके से और बाकी लोग भी हमारे पढ़ें। और फिर उस स्कूल का वो एक पैशन है मेरा कि हमारे एक जर्मन थे तो वो कह रहे थे कि जब अनवर जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है या ये नहीं काम कर तो स्कूल की बात शुरू कर दो, ताकि ये फिर स्कूल की बात करेंगे तो ये खुश हो जाएगा। इसके हार्ट बटन इसका है कि जब उसको आप स्कूल की बात करेंगे तो ये खुश होना शुरू हो जाता है। तो वो आपको सक्सेस नज़र आ रही होती है, बच्चे वहाँ आपकी वजह से या आपकी कुछ एफर्ट्स की वजह से अगर बच्चे वहाँ नेशनल लेवल पे compete कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे compete कर रहे हैं, तो वो आपको फिर खुशी हो रही होती है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ। और फिर कोई भी आप काम करते हैं, प्रोग्रेस जब आपको नज़र आ रही होती है, छोटा सा वो घर में हम अमरूद लगाते हैं ना जी, तो अमरूद अपना वो अमरूद छोटा सा वो बड़े खुश हो रहे हैं कि यार ये बड़ा मीठा ये वो है। हालांकि मार्केट में उससे अच्छे अमरूद मिल रहे होते हैं, लेकिन जिस अमरूद के ऊपर हमने खुद वो अपने घर में बोया किया, वो उस अमरूद की बात जो है वो मार्केट वाले अमरूद से कंपेयर नहीं हो सकता। तो वो स्ट्रगल हम खुद करके जब हम कर रहे होते तो उसकी उतना मज़ा उसके आपको आ रहा था। तो ये सारा जो है वो एक स्कूल हमारा जो है वो भी एक पैशन है और वो एक टोटली एक वॉलंटियर काम है। उस पर खुशी हो रही थी कि डेली काम करना पड़ता उसके लिए, 2-3 घंटे मैं उसके लिए काम करता हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे फिर खुशी हो रही थी कि सेटिस्फेक्शन मिलती है, पे बैक हो रहा है। सोसाइटी में हमारे बच्चे जो आगे जा रहे हैं, इवन के वहाँ एक बच्ची हमारी पंजाब लेवल में कम्पीट किया, उसने फर्स्ट पोजीशन आई, तो उसके वालदा जो है वो, मैं जब गांव गया उधर तो वो हमारे फ़िश लेके शाम को पहुंची हुई, तो मैंने कहा जी ये तो नहीं, कहते नहीं मेरी खुशी है, मेरी बेटी पंजाब में फर्स्ट आई है तो आपकी एफर्ट्स की वजह से भी आई है, तो ये फ़िश मैं स्पेशल पका के लेके आई। तो ये एक रिस्पेक्ट जो है वो दिल से कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम सारे लाइफ में चल रही होती है। गिव हम किसी को देंगे तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी 10 गुना तो हमें भी अल्लाह ताला ने देना है, मुस्लिम हमारा है। तो वो अब हम जब करेंगे किसी को देंगे तो ज़ाहिर के हमें भी उसका बदला मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। अनवर साहब आप तैयार हैं? मैं सर मैंने 2 नाम लेने, आपने ये या ये सेलेक्ट करना है, एक उसमें से पैसा या जवानी? पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। ताबिंदा या वलीद? ज़ाहिर है ताबिंदा मेरी बेटी है, लेकिन वलीद भी हमारा बेटा है। अच्छा, जॉब या बिजनेस? वैसे तो बिजनेस करना चाहिए, लेकिन मैं कभी भी जॉब पे मैं मुतमिन था, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता बिजनेस का, उस वक्त मेरे पास पैसे होते या करते तो शायद मैं बिजनेस की तरफ आता। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? हाँ नहीं, अरेंज मैरिज दीदी देखो, मैं तो अपनी बेगम को जो है वो शादी जब हो गई थी तो शादी वाले दिन रात को देखा कि ये मेरी बेगम है। अच्छा। उससे पहले तो हमें वो अलाउ भी नहीं था कि जो आपने वो जो रोड है वो क्रॉस करनी, जो मेरे इन लॉज की तरफ जाती थी, तो मैंने अपनी बेगम को नहीं देखा। अच्छा। तो वो तो अरेंज मैरिज हमारी थी, लेकिन अब जो नई पौधा है, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल लव नहीं उसको हम कह सकते, लेकिन अरेंज मैरिज आप मिलें जुलें देखें, उसके बाद पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें कि जी ये रिश्ते जो है ना वो एक दूसरे को देख के, उस पर ये नहीं कि हमारा कोई गलत डिसीजन था। मेरे बेगम का भाई को मैं उसको कहता होता था, मजाक करता था कि मैंने अपनी बेगम को नहीं देखा था, तो लेकिन तुम्हें अपनी बेगम जब शादी करेंगे तो तुम्हें दिखाएंगे कि ये लड़की है। तो वो कहते हैं भाईजान को आपके साथ कोई ज्यादती हुई? मैंने कहा नहीं, ये किस्मत पड़ी थी, मेरी किस्मत अगर अच्छी निकलाई तो ये नहीं कि हर एक की होगी, लेकिन ये होता है कि क्योंकि देहातों की रवायात थी, और अल्लाह का शुक्र है कि हम एक हैप्पी फैमिली हैं, और मतलब उसमें मॉडल के तौर पे हमें वो बचाना चाहते हैं कि हम एक मॉडल फैमिली। टी या कॉफ़ी? सर मोस्टली तो टी होती है, अब किसी के रोक डालना हो या फिर काफ़ी की बात होती है। फैमिली या पैसा? फैमिली। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये लोग अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? मैंने नाम लेने, आप बता दें। इमरान खान? सोशल वर्कर, ज़ाहिर के वो शौकत खान उन्होंने बनाया, सोशल वर्कर वो सोशल वर्कर होते। बिलावल?
बिलावल अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? पॉलिटिशियन ना होते तो फिर कोई टीचर ही हो सकते हैं। वो टीचर ही होते। जरदारी वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। मरियम नवाज? मरियम नवाज जो है वो हाउसवाइफ भी ठीक थे। शेख रशीद? शेख रशीद साहब जो है वो जोकर एक एक्टर, मतलब उसको जिंदा दिल है, जोकर हैं, लोगों को खुश कर जोकर है। फजलुर रहमान? फजल रहमान साहब जो है वो ज़ाहिर किसी मदरसे के जो है वो टीचर हो रहे थे। टीचर हो रहे थे, ओके। सर यार ये लोग ट्रेनर ना होते, हमारे इंडस्ट्री से 3 लोग नाम मैं लेना चाहता हूँ, इसमें तीनों आप जानते हैं। कामरान रिजवी अगर ट्रेनर ना होते तो किस शोफे से होते? ट्रेनर ना होते तो बड़ा मुश्किल आपने कर दिया। कामरान साहब जो है वो फिर भी टीचर होते, किसी यूनिवर्सिटी के टीचर होते, लेकिन वहाँ भी उन्होंने वही काम करना था जो हम कर रहे थे। अच्छा। उमर जालिवाला? उमर जालिवाला बड़ा यंग है, ये बिजनेसमैन होते, अगर ट्रेनर ना होते तो बिजनेसमैन होते। और वलीद अनवर? वलीद ना हो, जब अगर ट्रेनर ना होता तो उसका पेशेंट जो है ना वो डिफिकल्ट आपने बता दिया, क्योंकि वलीद भी को आईटी के एक्सपर्ट वगैरह होता है। आईटी के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैंने कुछ सवाल पूछने और आपने एक लाइन में उसका जवाब देने हैं। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। अपने आप को 3 अल्फाज में डिस्क्राइब कर दो। हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, केयरिंग। केयरिंग। वो कौन सी 3 चीज़ें है जिसकी वजह से आपको अपनी वाइफ बहुत पसंद है? बेग मेरी टॉलरेंट बहुत है। टॉलरेंट? हाँ, और केयरिंग है। केयरिंग है। और दूसरा ये है कि जब मैं लड़ रहा होता हूँ तो वो फिर थोड़ा सा पीछे को अंडरस्टैंडिंग। वो अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। हाँ, कि अब बंदा अब ये लाइन पे हट चुका है तो अब थोड़ा सा दरगुजर कर ले। ये एक्टिंग और पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क है? किसमें? एक्टिंग में और पॉलिटिशियन में? कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो हम अक्सर देखते हैं ना कि ये सियासी बयान है। हाँ। वो कहते हैं ये सियासी बयान है, तो उसका मतलब है कि वो उसको सीरियस नहीं लेना। एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, वो एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। अनवर साहब का सबसे यूजलेस टैलेंट क्या है जो कभी यूज़ नहीं किया लेकिन टैलेंट है? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा टैलेंट हो जो मैंने कभी यूज़ ना किया। अच्छा। आपकी ऑल टाइम इंस्पिरेशन कौन है? सॉरी? ऑल टाइम इंस्पिरेशन जो होता है कि यार ये मेरी इंस्पिरेशन है ऑल टाइम। मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्त हैं? मेरे दोस्त हैं जिनमें 4-5 नाम। तौसीक हैदर है, ज़फ़रुल्लाह खान है, गुलमीना बिलाल है, नजीब हैं। ये मेरे वो दोस्त हैं जो जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। जब मैं रात को अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता ना कि क्या खोया क्या पाया, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, वो देखो अभी तक वो अभी भी काम कर रहा है, तो मैं इतनी जल्दी ये थक जाऊँ तो नहीं, लेट अस गो अगेन। तो ये उनसे देख के तो फिर वो जिस तरह इंस्पायर होता है, एक होता है जेलसी होती है, एक इंस्पायरेशन होती है। जेलसी तो ये होती है कि जी इसको मिला तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, भाई मैं भी इंस्पायर ये होता है कि अच्छा ये कर रहा तो मैं भी इसको फॉलो करूं, मैं भी स्ट्रगल करूं, मैं भी उस मुकाम पे पहुंचूं जिस तरीके से। ये जो हम रिश्तों में देखते हैं वो कौन सी चीज़ है जो हस्बैंड को अपनी वाइफ के बारे में पता होने चाहिए लेकिन उनको नहीं पता, जो एक चीज़ होती है कि यार उससे रिश्ते मजबूत होता है? उस पर यह है कि आप ख़ासतौर पे जो केयरिंग एटीट्यूड आपका हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद हो, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो, छोटे मोटे गिफ्ट आप देते रहें। ये नहीं कि सिर्फ पैसा चाहिए। जब मेरे पास बहुत थोड़े पैसे होते थे तो मैं अपनी बेगम के लिए गिफ्ट जो है वो की चैन खरीद के वो दे देता था, बेगम ये की चैन अच्छा लगा, ये आप अपने पास रख लें। तो मतलब ये इस टाइप का होता था। ज़्यादा पैसे हुए, चूड़ियाँ बनवा ली, कभी मतलब एक बैंगन ले दिए, कुछ और ले दिया, इस तरीके से वो दे दिया। तो वो मतलब एक केयरिंग एटीट्यूड वो मिलना उन्हीं के, लेकिन सिर्फ आपने ये है कि भाई हम केयर कर रहे हैं। मेन तो ये है कि आपने अपने मिसेस के साथ, अब ये होता है कि अब सोना इतना महंगा हो चुका है कि आप शायद इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन अब कैश दे देते कि जी ये आप है, आप इसको एंजॉय करें। मतलब सेलिब्रेट करना होता है, सेलिब्रेट करना होता है, सेलिब्रेट उनके साथ सेलिब्रेशन करना। अगर आप पार्टी में अपने दोस्तों को इन्वाइट करना चाहेंगे और सिर्फ 3 लोगों को इन्वाइट करना चाहेंगे तो 3 लोग कौन होंगे? आपको तो यार मैं नहीं करूँगा, आप तो बच्चा हमारे आप तो बच्चे हैं ना, तो हमारे बच्चे हैं। मैंने दोस्तों का नाम लिया, आपकी 3। हाँ नहीं, हमारी एक गुलमीना बिलाल है, ओके, ज़फ़रुल्लाह साहब है, तो शेख हैदर है।
ठीक है, ये 3 है बस आपके। ये इस वक्त 3 हो गए, लेकिन इससे मुजीब कादरी साहब हैं, डॉक्टर नूर साहब हैं, वो लड़ेंगे, लेकिन वो दूर बैठे हुए इसलिए उनको शायद नहीं बुलाएंगे। कोरोना की वजह से ये है कि ये तीनों लोकल लोग हैं तो हम मिल सकते हैं। सर आखिरी सवाल, अगर आपको मौका मिले और एक चीज़ इस NGO सेक्टर के हवाले से चेंज करना चाहेंगे तो चीज़ कौन सी होगी? NGO सेक्टर में एक तो ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको एक प्रोजेक्ट ना सोचें कि बस यार ये हो गया और उसके बाद डोनर्स के ऊपर डिपेंड ना करें, आप खुद भी उसको मैनेज करें। जो चीज़ें कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल तौर पे हो, आपने कोई इनिशिएटिव किया है तो उसको सस्टेनेबल वो काम हो। डोनर्स अगर नहीं मिल रहे आपको तो लेकिन उसके बावजूद भी वो चल रहा हो, चीज़ चल रहा हो। कोई भी आपने इनिशिएटिव लिया, ये नहीं कि अच्छा जी 3 साल का प्रोजेक्ट है, आप फंडिंग नहीं मिल रही तो उसको ख़त्म कर दिया, उसके बाद और स्टार्ट कर दिया। कोई भी काम आप करते हैं तो उसको आप सस्टेनेबिलिटी देखें कि जी ये 3 साल के लिए पैसे मिले, उसके बाद आगे हमने कैसे मैनेज करना है। वो आपके इस तरीके से आप सोर्सेज जो है वो आप ढूंढें करें कि जी उसके बाद भी हम कर सकेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर की आप सपोर्ट लें, अपने जो काम कर रहे हैं उसको इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि वो दूसरों की ज़रूरत आप बन जाए, उनको बताएं कि जी इसकी वैल्यू ये है, तो उस वक्त आपके साथ लोग आपको फिर सपोर्ट करेंगे और वो सस्टेनेबल आपका वो चलता जाए। उसके बाद फिर लोगों के साथ सिंसियर हों और लोगों को इन्वॉल्व करें, ऑनरशिप आप दें लोगों को। आप जब ऑनरशिप देंगे लोग खुद फिर आपको उस जो प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है वो उनको बताएं कि जी आप लोगों के बेनिफिट के लिए है। जब वो उनको रियलाइज़ हो जाएगा तो आपके वो सबसे बड़े वो सपोर्टर आपके वो बन जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ चेंज करना चाहे तो ये चीज़ होगी कि अपने इदारे को खुद सस्टेनेबल बनाओ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। डिपेंडेंट क्योंकि ये फंड्स जो हम मिल रहे होते हैं ये वक्ती तौर पे हो रहा है, ढाकिज़्म होता है ये सारा। एक दफ़ा आपको पैसे मिल रहे हैं वो 3 साल के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर स्कूल बनाना है, स्कूल की फंडिंग 1 या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपको देंगे ना, बिल्डिंग के लिए देंगे, बाकी देंगे या सैलरीज देंगे टीचर्स के लिए। उसके बाद आगे क्या करना है अब, इसीलिए हमने जो स्कूल बनाया, हमने मॉडल एक बनाया, उसको ये था कि सस्टेन करना। हमने साल 1.5 साल तो हमने फंडिंग को ट्रस्ट मेंबर्स अपने पास से दे रहे थे, कहीं से डोनर्स से हमने को सैलरीज ले ली, लेकिन उसके बाद फिर ये था कि नहीं तो छोटी मोटी फीस हम रखें। उस फीस से ये है कि पेरेंट्स के ऊपर भी उलझन ना हो, उनको भी बर्डन नहीं है, क्योंकि हमने को कमाई नहीं करनी, उन्हीं टीचर्स को या उसी अदारे के ऊपर हमने लगाना है। वो जो सस्टेनेबल होगा तो वो फिर लॉन्ग टर्म आपको वो चल सकता है। जब आप स्टाफ रखते हैं उसको पता नहीं कि मुझे अगले महीने की तनख्वाह मिलनी नहीं मिलनी, वो आपके पास वो नहीं टिकेगा। आप किसी भी अदारे में आप जाएंगे, आप 2 महीने काम पैसे नहीं देंगे तो वो कहीं और जॉब ढूंढेगा, क्योंकि उसने अपने घर का किचन चलाना है। सेम स्कूल का भी या इसी प्रोजेक्ट्स है कि उनको आप सिक्योरिटी हो कि नहीं मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम है, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, पैसे हैं, लिहाजा मुझे आगे लॉन्ग टर्म मैंने यहाँ काम करना है। तो वो सस्टेनेबिलिटी जो भी काम करें उसमें सस्टेनेबिलिटी हो। जब सस्टेनेबिलिटी होगी और फिर साथ साथ अपने टारगेट अचीव करें और फिर इनोवेटिव आइडियाज़ आप करें। सिर्फ ये नहीं कि बस एक कर लिया, हर वक्त वही हम एक ही टाइप की जूती बना रहे हैं। हमारे पास गाड़ियों की आप सुजुकी आप देख लो ना, सुजुकी मैरान होती थी, उसके बाद उसको अपग्रेड करके बलिनो बना दिया, फ्लाम बन गया। अभी हर 3 साल बाद 4 साल बाद सुजुकी अपना मॉडल बन रही होती है। लाइफ साइकिल होता है कि कोई चीज़ ऊपर को जा रही है सबसे टॉप पे, फिर उसके बाद फिर वो उसकी सेल नीचे को होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर ऊपर लाइफ साइकिल है, फिर नया ब्रांड एक आके वो लाते हैं कि तो वो उस लाइफ साइकिल को आपने वो मेंटेन रखना। कुछ ना कुछ आपने इनोवेटिव आइडियाज़ को, नई चीज़ आपने देते रहना। एक ही टाइप की ट्रेनिंग देते रहेंगे नेमा साहब देते रहेंगे तो वो लोग थक वो कहें यार ये तो मैं खुद सुन के हिफज हो चुकी है। वो आपने अपनी वो फिर कोई इनोवेटिव आप लानी जो दूसरों से डिफरेंस आपका होगा। जब वो दूसरों से आप इनोवेटिव अप्रोच लाएंगे और आप इन्वॉल्व करेंगे, कंपटीटर आपके मार्केट में होंगे ना जी, आप उन कंपटीटर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दूसरा लंबा सोचेंगे तो आप उस तरीके से ज़्यादा सस्टेनेबल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हर सवाल का अमेजिंग जवाब दिया और आपने बहुत अमेजिंग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और अगर किसी ने भी इस वीडियो को देख लिया तो उसको समझ आ जाएगा कि NGO सेक्टर में क्या चल रहा है, ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, जॉब को कब छोड़ना है, कब नई जॉब करनी है, या आपका जो पैशन है जॉब के अंदर उसको कैसे कंटिन्यू करना है, या कुछ चीज़ों के लिए ज़्यादा चीज़ें करनी है। ये चीज़ नहीं देखनी कि यार ये चीज़ मैं करूँगा इसका कोई बेनिफिट मिलेगा, यानी वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आप एक मैसेज देना चाहते हैं अपने ऑडियंस के, हमारे ऑडियंस के, इस शो के ऊपर आपने कोई एडवाइस देना चाहते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, तो प्लीज़ आप बता दें। थैंक यू सो मच नेमा साहब, आप दोबारा मौका दिया। मेरा ये है कि जो भी आप काम करें खुलूस के साथ आप काम करें। जब आप खुलूस के साथ आप काम करें, आर्टिफिशियल नहीं, ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, आप खुलूस के साथ अगर जब काम करेंगे तो आपको पे बैक उसका वो होगा, दोस्तों में, फैमिली में, और फिर जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी बरकत होगी। तो ये है कि जो भी काम करें, जॉब कर रहे हैं कहीं, जिम्मेदारी से आप काम करें,
लोगों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाली बात ना करें कि जी बस चल रहा है, बंदा भाग रहा है तो उसको आगे पाँव करो, चार के ये गिर जाए, वो ना करो, सपोर्ट करो उनको। और फिर आपकी अपनी रेपुटेशन एक डेवलप होगी, आपकी एक रेपुटेशन हो, आपके दोस्तों को पता हो कि जी मैंने एक बंदे को कॉल की, वो नहीं उठा रहा, तो इसका मतलब भी कहीं बिजी होगा, वो शाम को मिस कॉल ज़रूर देख के वो करेगा। मेरी लाइफ का यह है कि मैंने कभी कोई मिस कॉल अगर आई है किसी दोस्त की तो उसको मैंने इग्नोर नहीं किया, मैं नहीं फ़ोन उठा सका, मीटिंग में हूँ, बंद कर दिया, उसको कॉल बैक किया, दोबारा वापस किया है, वो किया है। ऑफिस में फंडिंग अगर किसी के बिल आए हुए हैं, सेम डे मेरी कोशिश है कि उसको पे बैक उसी दिन उसके बिल को मैंने पे करना है। वो फिर आपकी जो ऑफिस की लाइफ है वो आपके घर में भी आपकी लाइफ हो रही होती है। अक्सर होता है कि आपको पैसे पड़े में, किसी का आपने पैसे देने हैं, करना है, को कर लिया, ट्रखाए जाओगे, दे देंगे, कर देंगे, हो जाएगा, ऐसा वो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। अब आपकी जब रेपुटेशन आपकी डेवलप हो रही है, आपने बनानी है, अपनी रेपुटेशन बनानी है, तो आपने सिंसियर होना होगा। आप लोगों के साथ बिजनेस में भी आपने ऑफिस का, घर का, उस तरीके सब कर रहे, तो आप एक कॉल करेंगे तो आपके सारा वो आप होगा, उनको होगा कि नहीं यार ये बंदा लॉयल है, ये बंदा प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, ये बंदा एक ब्रांड है। मकसद ये कि मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मेरा ये है कि ये एक अनवर का एक ब्रांड होगा, मैं वो काम करूँ जो अटमोस्ट करूँ, स्ट्रगल मैं पूरी करूँ, ताकि मुझे भी खुशी हो रही हो और दूसरे भी वाह करें कि यार ये वाकई ये चीज़ है। तो वो फिर उसमें मेरे दोस्तों के साथ भी और सिंसियर होंगे, तो मेरे ख्याल है इस तरीके से हम काफ़ी अच्छी खुशी से एक प्रोग्रेस, जब आप अपनी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं, थक जाता है कई दफ़ा, मैं भी थकता हूँ, जब आप यार ये क्या हो गया, फिर हम थोड़ा सा अपने माजी को देख लेते हैं कि यार मैं कहाँ था, मैं इस लेवल पे था, यहाँ से अब यहाँ आ गया हूँ। अपनी सक्सेस हम जब काउंट कर रहे होते हैं तो वो सारी थकन दूर हो जाती है कि नहीं यार मैं तो अपने इर्द गिर्द के सारे दोस्तों से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। कंपेयर कर रहे होते हैं ना, इंडिकेटर होता है कि आप किन के साथ चल रहे हैं, इकट्ठे एक सफ़र कर रहे हैं, तो अब आप थोड़े से दूसरों से आगे आप जा रहे हैं, तो वो खुशी आपको हो रही होती है। मसाइल होते हैं लाइफ में, हर एक को मसाइल होंगे, लेकिन डिप्रेशन की बात नहीं है। जब भी आप डिप्रेस हो, आप अपनी सक्सेसेस को काउंट करना शुरू कर दें कि जी मैंने ये भी अचीव किया, मैंने ये भी अचीव किया, मेरे साथ बाकी तो नहीं कर सके लेकिन मैंने अपने स्ट्रगल से किया, तो आपके काफ़ी हद तक आपको फिर खुशी भी हो रही होती है। अब जो आपकी डिप्रेशन है वो आपकी ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। नहीं सर, आप ये बोलने के लिए तो हमने बुलाया है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में।